वेलकम दोस्तों, कैसे हो? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में अशोक राजपूत सर में। दोस्तों, ये मेरी चौथी वीडियो है जो कि मैं तैयारी करवा रहा हूं सीयूटी की। और ये जो पूरी तैयारी है ये पॉलिटिकल साइंस के आस ही होगी और मैं ही इसको तैयार करवाऊंगा आपका पॉलिटिकल साइंस में। आई होप, मेरे को लगता है कि आप 200 में से 200 मार्क्स जरूर लेके आओगे सीयूटी के अंदर। तो आज लास्ट टाइम जो है मैंने वो जो वीडियो थी उसमें मैंने टॉपिक फर्स्ट करा दिया था जो कि सीयूटी में आ रहा है पॉलिटिकल साइंस में। आज जो मैं कराने वाला हूँ वो है मेरा सेकंड टॉपिक, जो है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब देश को राष्ट्र को बनाने में क्या क्या समस्याएं आई, ठीक है, और जो जो प्रॉब्लम थी उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। अभी कुछ इंट्रो करा देता हूँ, मैं पूरा नहीं करा सकता क्योंकि कंप्लीटली एक वीडियो में ये सब करा पाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेहरू अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, नेशन बिल्डिंग को लेकर वो क्या सोचते थे। दूसरा, पार्टीशन की लेगेसी, चैलेंजेस क्या थे, रिफ्यूजी रीसेटलमेंट पे क्या इश्यूज थे। साथ के साथ इसमें कश्मीर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स बनना कैसे, स्टेट्स का जो है लैंग्वेज के बेस पे बने। और कॉन्फ्लिक्ट क्या थी ओवर द लैंग्वेज, कि कई सारे स्टेट जो है वो लैंग्वेज को लेके सहमत नहीं थे। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं, ये सिंपल बेसिक है, उसका सीधे क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्या है कि नेहरू जी की अप्रोच क्या थी नेशन बिल्डिंग को लेके। तो सबको पता है जो नेहरू जी का विजन था वो क्या था? डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड मॉडर्न नेशन स्टेट बनाना, जिसमें डेमोक्रेसी हो, सेकुलरिज्म हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्लानिंग सिस्टम हो, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बात करी, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उनकी खास बात यही थी, वो हर भाषा, धर्म और संस्कृति को वो चाहते थे कि इस देश में विरासत बने। इस देश के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टीशन की बात करें, आप सबको पता है कि 14-15 ठीक है अगस्त को जो है 1947 में हमारा बंटवारा हो जाता है और 2 स्टेट इससे बनते हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से जो है वो कितने स्टेट बनते हैं? 2, एक भारत और एक बनता है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको पता ही है 2 बने थे। ठीक है, एक पूर्वी पाकिस्तान बना था और एक क्या बना था? पश्चिमी पाकिस्तान बना। ठीक है, 2 स्टेट बनते हैं। तो इससे क्या हुआ? लाखों लोग जो थे, लगभग माना जाता है कि 80 लाख जो हैं लोग इससे इन्फेक्टेड हुए, मतलब प्रभावित हुए और माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो गए। और शायद 5 से 10 लाख लोग जो हैं वो इसमें उनकी जो है मृत्यु भी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टीशन। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन था ये उस टाइम। लाखों शरणार्थी जो है घर छोड़ते हैं, रोजगार, उनके घर जो है डिस्प्यूट होता है, कॉलोनी का डिस्प्यूट होता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हमें पता है कि कश्मीर की जो समस्या थी, ठीक है, वो बहुत बड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो राजा हरि सिंह थे, ठीक है, उन्होंने विलय के लिए थोड़ा टाइम लगा दिया। जब तक जो है वो अक्टूबर में विलय उन्होंने करवाया, बल्कि अगस्त में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, बट ये लेट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया के ऊपर कबायली, ठीक है, आक्रमण करवा दिया। छाया युद्ध जो है वो इसने छेड़ दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा एरिया जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ठीक है, आज आप देख रहे हो, इसके कारण, सिर्फ कश्मीर के कारण ही आज इतना बड़ा इशू जो है इंडिया को फेस करना पड़ता है। कहां से? पाकिस्तान की वजह से, सिर्फ एक इशू की वजह से, वो है कश्मीर। ठीक, जब ये सारे इशू चल रहे थे उसके बाद इशू आया था कि देखो हमारे पास 2 तरह के स्टेट्स थे उस टाइम, एक थे प्रिंसली स्टेट्स और एक थे प्रोविनेंस। तो प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? इनडायरेक्ट जो है बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया था इनडायरेक्ट कंट्रोल करता था इस पे, कि प्रिंस जो थे उनको इन्वॉल्व करता था एज अ अपनी, कह सकते हैं कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसमें प्रिंसली स्टेट जो होते थे, प्रिंस जो है उन काम करते थे किसके लिए? ब्रिटिश इंडिया के लिए। ठीक है, प्रोविनेंस अगर आप बात की जाए तो प्रोविनेंस डायरेक्ट कंट्रोल होता था यहाँ पे किसका? ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ तो डायरेक्ट कंट्रोल तो कोई इशू ही नहीं था। ठीक है, तो अब यहाँ समस्या यही आती है, ठीक है, कि अब प्रिंसली स्टेट जो थे उनको 3 चीजें हो गई थी, या तो आप इंडिया में चले जाओ, ठीक है, या आप पाकिस्तान में चले जाओ, ठीक है, तीसरा था आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो आपको जो है उस टाइम देखने को मिलती है। इसके बाद एक और समस्या आई, वो थी कि जो स्टेट्स थे उनके अंदर भी इशू होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि आपको पता है 1952, ठीक, जहां पे जो
आंध्रा था उसको लेके इशू आ रहा था। आंध्र प्रदेश जो था वो अपने आप को ग्रेटर आंध्र प्रदेश के बारे में मतलब बढ़ाने की बात कर रहा था, सेपरेट स्टेट की बात कर रहा था, क्योंकि साउथ में जो ये आप रीजन देखते थे ये क्या था, ये मद्रास कहलाता था। तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है अपने आप को आइडेंटिटी सेपरेट स्टेट की तरह डिमांड कर रहा था। ठीक है, बाद में इस चीज की समस्या बढ़ी तो 1953 में, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया, एसआरसी करवाया गया। इसके बारे में हम क्वेश्चनों के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक जो मैंने कहा कि लैंग्वेज को लेके, देखिए सबसे पहले हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया, बट जो लोग थे, जो रीजनल लोग थे, जो साउथ में कुछ लोग थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे इसको ऑफिशियल लैंग्वेज अभी नहीं बना सकते क्योंकि ये इतने बड़े तौर पे नहीं बोली जाती। अगर हम बात करें कि साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में आज भी जो है कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस का यूज होता है, तो हिंदी को जो है हम इसको अभी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। तो क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया जिसमें हिंदी और अंग्रेजी जो है ऑफिशियल यूज में रखे जा सकते हैं और रीजनल लैंग्वेज का भी यूज किया जा सकता है। 22 लैंग्वेज, ठीक है, यूज किया गया। चलिए, आई होप आपको, देखिए मैं कंप्लीट इसमें नहीं करा सकता इंट्रो में, अब हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें जो थोड़ी थोड़ी डिटेल है वो मैं साथ के साथ देता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं इसमें CUT से रिलेटेड क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन है हमारा, हु डिलीवर्ड द फेमस ट्रस्ट विद द डेस्टिनी, यानी भाग्य से वधु मिलन जो है, ये फेमस भाषण जो था वो किसने दिया था। तो दोस्तों ये जो भाषण था वो दिया था भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और कब दिया, ये दिया 14 अगस्त 1947 को, वो भी रात्रि के समय, रात में, कहाँ पे, भारतीय संविधान सभा के अंदर उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, यह आपके CBSE के हिसाब से भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक, चलिए, टू नेशन थ्योरी, बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी। ये क्या थी, ये वही थ्योरी थी जो ये बताती है कि ब्रिटिश इंडिया जो है, जो कि ब्रिटिश इंडिया है वो, ठीक है, वो कितने भागों में टूटेगी, 2 भागों में, एक भारत और एक पाकिस्तान। ठीक, ये बताता है। अब बात की जाए तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग यानी कि उस टाइम लीड कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसको लीड कर रहे थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। पहले समझते हैं बात क्या है। देखिए, ये अगर आप देखें पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, ठीक है, अगर हम पाकिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस एरिया जो है बेसिकली उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में एक नेता थे जिनका नाम था क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि गांधीवादी, कौन, गांधीवादी नेता थे। ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान जो है इन 2 सेपरेट कंट्री नहीं बने, मतलब विरोध करते थे, इसीलिए इनको हम जो है सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विभाजन के दौरान धार्मिक बहुमत के आधार पर किन 2 प्रांतों में, कौन से 2 बड़े बड़े प्रांत थे जहां पे विभाजन आपका होता है। तो देखिए, एक पंजाब और एक बंगाल। चलिए सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब को अगर आप देखोगे तो पंजाब 2 भागों में टूटा। ठीक है, एक जो है को पता है पूर्वी भाग, और एक क्या है आपका, वो है पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो तो चला गया कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, और जो पूर्वी भाग था वो चला गया भारत के अंदर। ठीक, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल भी 2 भागों में टूटा, यही पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों भागों में जब ये टूटा, ठीक है, तो पश्चिमी भाग यहाँ पे जो है किसको मिल जाता है, वो इंडिया को मिलता है, इसे हम आज वेस्ट बंगाल भी कहते हैं। और पूर्वी जो पाकिस्तान को मिला था, क्योंकि पाकिस्तान भी 2 भागों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, जो बाद में 1971 की वॉर में क्या बन गया,
वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी का असैसिनेशन किसके द्वारा मतलब बाय द नाथूराम गोडसे किया गया था, उसकी डेट पूछ रहे हैं। ये तो सिंपल है एकदम, बहुत इजी है। क्या है इसका आंसर? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पे? देखिए न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली में जो बिड़ला भवन है, ठीक है, बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने जो है उनको गोली 3 गोली मारी थी। ठीक है, अब बात की जाए, इसको हम एक और डे के तौर पे मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं शहीद दिवस के तौर पे भी मनाते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हुआ तो कितनी सारी देसी रियासतें अस्तित्व में थी? तो देखिए 565, ठीक है, 565 देसी रियासतें थी जो कि उस टाइम अस्तित्व में थी। ठीक है, सबको पता है कि इनको एक साथ लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था? वो रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका सबसे बड़ा योगदान आता, उस टाइम के होम मिनिस्टर थे ये, और इनको हम जो है एक और नाम से जानते हैं, वो है लौह पुरुष के नाम से, आयरन। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज का। देखिए बात करते हैं रूलर ऑफ हैदराबाद नोन एज। टाइटल मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि जो हैदराबाद है, ठीक है, रूलर ऑफ हैदराबाद, जिसको टाइटल किस टाइटल मतलब उनको किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, तो उनको हम जानते हैं हैदराबाद के शासक थे महाराजा नहीं, सुल्तान नहीं, निजाम, बिल्कुल सही। हम किसके नाम से जानते हैं उनको? निजाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नवाब के लिए। नेम ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस अनलीस्ड बाय द निजाम। निजाम के द्वारा कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूज किया जाता था? देखिए निजाम के पास ना पैरामिलिट्री फोर्स थी, ठीक है, अर्धसैनिक शक्ति थी, जिसके द्वारा उसने जो है काफी ज्यादा वहां की जनता को परेशान भी किया और अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश भी करी। तो वो क्या है? वो है रजाकार। जो रजाकार थे अर्धसैनिक बल थे, उनको कहा जाता था। अब जब हैदराबाद को हम जीतने गए तो भारत सरकार ने जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन पोलो। याद रखिएगा, कई बार आ सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कांग्रेस का फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि मतलब कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, यानी कौन सी वो मीटिंग थी जिसमें डिसीजन लिया गया कि हम जो है आजादी के बाद भारत जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ये कौन सा था? तो देखिए ये वाला जो था वो लाहौर नहीं था, नागपुर शासन। कौन सा? नागपुर सेशन जो है उसमें ये डिसीजन लिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि हम जो है आने वाले टाइम पे जब हम आजाद होंगे तो लिंग्विस्टिक आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का गठन करेंगे। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं पहला भाषाई राज्य मतलब भाषा के आधार पे कौन सा जो राज्य था आंध्र प्रदेश जो बना वो कब बना? तो देखिए कब बना, अगर आप देख सकते हो तो दिसंबर से याद रखिएगा आप। ठीक है, कब? दिसंबर 1952। ये काफी टाइम तक 56 दिन तक एक व्यक्ति थे, ठीक है, कौन? पोटी श्री रामलू, उनके द्वारा अनशन करा गया था। उनकी मृत्यु के बाद जो है 56 दिन बाद मर गए थे। उसके बाद जो है नेहरू जी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाषा के आधार पे एक नए राज्य का गठन करेंगे और वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसी में कुछ एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, ये है कि दिसंबर 1953, कौन सा? 1953 में क्या है एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? फजल अली। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब? 1956 में। 1956 में रिपोर्ट दी और इन्होंने एक जो है कानून पास करा। ठीक है, एक एक्ट पास किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के अंदर इन्होंने जो है राज्यों का गठन किया। चलिए आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड। तो जस्ट अभी मैंने तुम्हें बताया है बेटा, क्या बताया कि 1953। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, बहुत इजी है, कई बार जो है गवर्नमेंट जॉब के में आया है ये क्वेश्चन कि तेलंगाना जो है एक राज्य कब बना। तो देखिए इसका आंसर है हमारा बी, ठीक है, 2 जून 2014, ठीक है। एक एक्ट बनाया गया था, उसके बाद इसको बनाया गया, अलग कर लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। What was the name of document signed by the rule of princely states? कौन सा डॉक्यूमेंट जो थे वो प्रिंसली स्टेट से साइन कराए गए थे यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड करने के लिए। मतलब कि जो रियासतें थी, देशी रियासतें, उनको भारत में जोड़ने के लिए, ठीक है, भारत के संघ का हिस्सा बनने के लिए कौन से लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कराया गया था। ये लीगल डॉक्यूमेंट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन, आप देख सकते हो ये, ठीक है। ये वही एक्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किन रियासतों का विलय अन्य की तुलना में अधिक कठिन सिद्ध हुआ। मतलब कुछ जो रियासतें थी वो भारत के साथ जो है सहमत नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, उनकी अलग समस्याएं थी। तो देखिए जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 जो हैं ये सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा करी इन्होंने भारत के साथ मिलने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हाउ मेनी पीपल विल माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर ऑफ 1947। मैंने अभी इंट्रो में ही बताया कि 80 लाख लोग, ठीक है, प्रभावित हुए, यानी कि इधर से उधर गए, जिसकी वजह से 5 से 10 लाख लोग जो है जिनकी हत्या हो गई, हिंसा में मारे गए वो लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कौन सा भारत का वो पार्ट है जहां पे सबसे पहले यूनिवर्सल एड्रेस फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का यूज किया गया था। तो सबसे पहले जो है मणिपुर वो स्टेट है या पार्ट ऑफ इंडिया है जहां पे आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे यूज हुआ था सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ठीक है। यहीं पे जो है क्या आया, संवैधानिक राजतंत्र, क्या आया, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु डिसाइडेड द एक्सेस टू द इंडिया, ठीक है, कि कौन था, महाराजा हरि सिंह, ठीक है। महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिए थे, ठीक है, और भारत का हिस्सा बन गया। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया स्टेट इन इंडिया वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस अंडर व्हिच एक्ट। मतलब किस आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, इस बात पे हम अभी इससे पहले भी 2 बार चर्चा कर चुके हैं। क्या है वो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसके आधार पे ये कब पास हुआ, 1956 में पास हुआ, और इसके आधार पे 14 स्टेट्स बने थे, ठीक है, और 6 क्या बने थे, यूनियन टेरिटरी बनी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं सिर्फ 18 क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसकी सेकंड सीरीज जो होगी मैं उसके बाद जो है और मोर क्वेश्चन इसके साथ लेके आऊँगा। थैंक यू आप सभी का, इतने धैर्य से आप मेरे क्वेश्चंस को देख रहे हो और फोकस करिए। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी छोटा मोटा डाउट है, मेरे को DM करिए या कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा, 1-2 दिन में जीमेल वहाँ पे भेज दीजिएगा।